मैं सुशांत आप सबके बीच हिंदुस्तान की ओर से महान साहित्यकार, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुली वाला के साथ प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानी काबुली वाला। मेरी 5 बरस की छोटी बेटी मीनी बिना बोले पल भर भी नहीं रह सकती। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने केवल 1 वर्ष का समय खर्च किया। उसके बाद से जब तक वह जगती रहती है, एक पल भी मौन रहकर नष्ट नहीं करती। उसकी मां बहुत बार डांट कर उसका मुंह बंद कर देती है, किंतु मैं ऐसा नहीं कर पाता। चुपचाप बैठी मिनी देखने में इतनी अस्वाभाविक लगती है कि मुझे बहुत देर तक सहन नहीं होता। इसलिए मेरे साथ उसका वार्तालाप कुछ उत्साह के साथ चलता रहता है। सुबह मैंने अपने उपन्यास के 17वें परिच्छेद में हाथ लगाया ही था कि मिनी ने आते ही बात छेड़ दी। पिताजी, रामदयाल दरबान काका काक को कौवा कहता है, वह कुछ नहीं जानता है ना। संसार की भाषाओं की विभिन्नता के संबंध में उसे ज्ञान दान देने के लिए मेरे प्रवृत्त होने के पहले ही वह दूसरे प्रसंग पर चली गई। देखो पिताजी, भोला कह रहा था कि आकाश में हाथी सूंड से पानी डालता है, उसी से वर्षा होती है। मैयारी, भोला कैसी बेकार बातें करता है, खाली बकबक करता रहता, दिन रात बकबक, है ना। इस बारे में मेरी हां ना की तनिक भी प्रतीक्षा किए बिना वह अचानक प्रश्न कर बैठी। पिताजी, मां तुम्हारी कौन होती है। मन ही मन कहा साली। ऊपर से कहा मिनी, तू जा भोला के साथ खेल, मुझे इस समय काम है। तब वह मेरे लिखने की मेज के किनारे मेरे पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखकर बड़ी तेजी से आगड़ूम बागड़ूम कहते हुए खेलने लगी। मेरे 17वें परिच्छेद में उस समय प्रताप सिंह कांचनमाला को लेकर अंधेरी रात में कारागार के उच्च वातायन से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहे थे। मेरा कमरा सड़क के किनारे था। सहसा मिनी आगड़ूम बागड़ूम का खेल छोड़कर जंगले की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैले से ढीले ढाले कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, पीठ पर झोली लिए, हाथों में अंगूरों के 2-4 बॉक्स लिए एक लंबा काबुली वाला सड़क पर धीरे धीरे जा रहा था। उसे देखकर मेरी कन्या रत्न के मन में कैसे भाव उठे, कहना कठिन है। उसने उसको ऊंची आवाज में बुलाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा अब बस, पीठ पर झोली लिए एक आफत आ खड़ी होगी, मेरा 17वां परिच्छेद अब पूरा नहीं हो सकता। किंतु मिनी की चीख पर ज्यों ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह झपट कर अंतःपुर में भाग गई। उसका नाम निशान भी दिखाई न पड़ा। उसके मन में एक तरह का अंधविश्वास था कि उस झोली के भीतर खोज करने पर उसके समान 2-4 जीवित मानव संतानें मिल सकती हैं। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। मैंने सोचा, यद्यपि प्रताप सिंह और कांचनमाला की अवस्था अत्यंत संकटापन्न है, तथापि आदमी को घर पर बुला लेने के बाद उससे कुछ न खरीदना शोभा नहीं देता। कुछ खरीदा, उसके बाद 2-4 बातें हुई। अब्दुल रहमान, रूस, अंग्रेज आदि को लेकर सीमांत प्रदेश की रक्षा नीति के संबंध में बातचीत होने लगी। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू, तुम्हारी लड़की कहाँ गई। मैंने मीनी के भय को समूल नष्ट कर देने के अभिप्राय से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मेरी देह से सटकर काबुली के चेहरे और झोली की ओर संदिग्ध दृष्टि से देखती रही। काबुली उसे झोली से किशमिश खुबानी निकालकर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई।
दुगने संदेह से मेरे घुटने से सट कर रह गई। प्रथम परिचय कुछ इस प्रकार पूरा हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा मेरी दुहिता द्वार के पास बेंच के ऊपर बैठकर अनर्गल बातें कर रही थी और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। मिनी को अपने 5 वर्षीय जीवन में अभिज्ञता में पिता के अतिरिक्त ऐसा धैर्यवान श्रोता कभी नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दे दिया, अब फिर मत देना। और मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसको दे दी। बिना संकोच के अठन्नी लेकर उसने झोली में रख ली। घर लौटकर देखा उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मीनी की मां सफेद चमचमाते हुए गोलाकार पदार्थ को लेकर कड़े स्वर में मीनी से पूछ रही थी, तुझे यह अठन्नी कहां मिली? मिनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी। उसकी मां कह रही थी, काबुली वाले से अठन्नी लेने तू क्यों गई? मिनी ने रोने की तैयारी करते हुए कहा, मैंने मांगे थोड़े थी, उसने स्वयं दी। मैंने आकर आसन्न विपद से मिनी का उद्धार किया और उसे बाहर ले गया। पता लगा काबुली वाले के साथ मिनी की यह दूसरी मुलाकात हो, ऐसा नहीं है। इस बीच उसने प्रायः प्रतिदिन आकर घूस में पिस्ता बादाम देकर मिनी के नन्हे लुब्ध हृदय पर कुछ कुछ अधिकार प्राप्त कर लिया है। मालूम हुआ उन 2 मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें और परिहास प्रचलित हैं। जैसे रहमत को देखते ही मेरी कन्या हंसते हंसते पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत अनावश्यक चंद्र बिंदु जोड़कर हंसते हुए उत्तर देता, हाथी। अर्थात उसकी झोली में एक हाथी है। उसकी हंसी का यही गूढ़ रहस्य था। यह रहस्य बहुत ज्यादा गूढ़ था, यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु इस परिहास में दोनों ही काफी विनोद का अनुभव करते रहते और शरत काल के प्रभात में एक वयस्क और अप्राप्त वयस्क शिशु का सरल हास्य देखकर मुझे भी अच्छा लगता। उनमें एक और बात भी प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, मिन्नी, तुम क्या कभी ससुराल नहीं जाओगी? बंगाली परिवार में लड़की जन्म काल से ही ससुराल से परिचित रहती है, किंतु हमारे कुछ आधुनिक ढंग के लोग होने के कारण बालिका को ससुराल के संबंध में परिचित नहीं कराया गया था। इसीलिए वह रहमत के अनुरोध को ठीक से नहीं समझ पाती। फिर भी प्रश्न का कुछ न कुछ उत्तर दिए बिना चुप रह जाना उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। वह उलट कर पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के प्रति खूब मोटा घूसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अपरिचित जीव की दुरावस्था की कल्पना करके खूब हंसती थी। शुभ्र शरत काल था। प्राचीन काल में राजे महाराजे इसी ऋतु में दिग्विजय के लिए निकलते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी कहीं नहीं गया, किंतु इसी से मेरा मन पृथ्वी भर में चक्कर काटता फिरता है। मैं मानो अपने घर के कोने में चिर प्रवासी हूं। बाहर के जगत के लिए मेरा मन सदा विकल रहता है। विदेश का कोई नाम सुनते ही मेरा मन दौड़ पड़ता है। उस प्रकार विदेशी व्यक्ति को देखते ही देखते नदी पर्वत अरण्य के बीच बनी कुटी सा दृश्य मन में उदित होता है और एक उल्लासपूर्ण स्वाधीन जीवन यात्रा की कल्पना साकार हो जाती है। दूसरी ओर मैं ऐसा उद्भिज प्रवृत्ति का हूं कि अपना कोना छोड़कर बाहर निकलते ही सिर पर वज्राघात हो जाता है। इसलिए सुबह उठकर अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली वाले के साथ बातचीत करके भ्रमण का मेरा काफी काम हो जाता। दोनों ओर बंधुर दुर्गम दग्ध रक्तवर्ण उच्च गिरि श्रेणी, बीच में संकीर्ण मरुपथ, भार से लदे ऊंटों की चलती हुई पंक्ति, साफा बांधे वणिक, पथिकों में से कोई ऊंट पर, कोई पैदल, किसी के हाथ में बल्लम, किसी के हाथ में पुरानी चाल की चकमक जड़ी बंदूक। काबुली मेघ मंत्र स्वर में टूटी फूटी बांग्ला में अपनी देश की बातें कहता
और मेरी आंखों के सामने उसकी तस्वीर आ जाती। मिनी की मां बड़े शंकालु स्वभाव की महिला थी। रास्ते में कोई आवाज सुनते ही उन्हें लगता दुनिया के सारे पियक्कड़ उन्हीं के घर को लक्ष्य बनाकर दौड़े चले आ रहे हैं। यह पृथ्वी सर्वत्र चोर, डकैत, शराबी, सांप, बाघ, मलेरिया, शूक, कीट, तिलचट्टों और गोरों से परिपूर्ण है। इतने दिन, बहुत अधिक दिन नहीं, धरती पर वास करने पर भी यह विभीषिका उनके मन से दूर नहीं हुई है। रहमत काबुली वाले के संबंध में वे पूर्ण रूप से निसंशय नहीं थी। उस पर विशेष दृष्टि रखने के लिए उन्होंने मुझसे बार बार अनुरोध किया था। उनके संदेह को मेरे हंसकर उड़ा देने के प्रयत्न करने पर उन्होंने मुझसे एक एक करके कई प्रश्न पूछे। क्या कभी किसी के बच्चे नहीं चुराए जाते? काबुल देश में क्या दास व्यवसाय प्रचलित नहीं है? क्या एक भीमकाय काबुली वाले के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना नितांत असंभव है? मुझे स्वीकार करना पड़ा, बात असंभव हो ऐसा तो नहीं, किंतु अविश्वास्य है। पर विश्वास करने की शक्ति सब में समान नहीं होती, इसलिए मेरी पत्नी के मन में भय बना रहा। किंतु मैं इस कारण निर्दोष रहमत को अपने घर आने से मना न कर सका। प्रतिवर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला आता। उस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में बड़ा व्यस्त रहता। दूर दूर घूमना पड़ता, पर फिर भी वह मिनी को एक बार दर्शन दे जाता। देखने पर सचमुच ऐसा लगता मानो दोनों में कोई षड्यंत्र चल रहा हो। जिस दिन वह सवेरे ना आ पाता, उस दिन देखता कि वह संध्या को आ पहुंचा है। अंधेरे में कमरे के कोने में ढीला ढाला कुर्ता पायजामा पहने झोला झोली वाले उस लंबे आदमी को देखने पर मन में सचमुच ही एक अचानक आशंका उठने लगती। किंतु देखता कि मिनी काबुली वाले, ओ काबुली वाले कहती हंसती हुई दौड़ी चली आती, तो उन दोनों असमान वय वाले मित्रों में एक पुराना सरल परिहास चलता रहता, तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा प्रूफ संशोधन कर रहा था। विदा होने के पहले आज 2-3 दिन से जाड़ा खूब कपकपा रहा था। चारों ओर एकाएक शीतकार मच गई। जंगले को पार करके सुबह की धूप टेबल के नीचे आकर मेरे पैरों पर पड़ रही थी। उसकी गर्माहट बड़ी मीठी लग रही थी। लगता है 8 बजे का समय रहा होगा। सिर पर गुलूबंद लपेटे तड़के टहलने वाले प्रायः सभी सवेरे की सैर पूरी करके घर लौट आए थे। तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई तो देखा 2 पहरेदार अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उनके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर तथा कपड़ों पर खून के दाग हैं और एक पहरेदार के हाथ में खून से सना हुआ छुरा है। मैंने दरवाजे के बाहर आकर पहरेदारों को रोककर पूछा, क्या मामला है? कुछ उनसे कुछ रहमत से सुनकर मालूम हुआ हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहासुनी करते करते रहमत ने उसको छुरा भोंक दिया था। रहमत उस झूठे को लक्ष्य करके भांति भांति की अश्रव्य गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले, ओ काबुली वाले पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। पलक मारते रहमत का चेहरा कौतुकपूर्ण हंसी से प्रफुल्लित हो उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए झोली के संबंध में उनकी नियमित चर्चा नहीं चल सकी। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने कहा, वहीं जा रहा हूं। देखा उत्तर मिनी को विनोदपूर्ण नहीं लगा। तब वह अपने हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बांधे हैं। घातक प्रहार करने में के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। उसकी बात करीब करीब भूल गया। हम जिस समय घर में बैठकर सदा के लिए समान नित्य नियमित काम एक के बाद एक
दिन काट रहे थे, उस समय एक स्वाधीन पर्वतचारी पुरुष कारा प्राचीर में किस प्रकार वर्ष बिता रहा था, यह बात हमारे मन में कभी उठी भी नहीं। और चंचल हृदया मिनी का आचरण तो अत्यंत लज्जाजनक था। यह उसके पिता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। उसने स्वच्छंदता पूर्वक अपने पुराने मित्र को भुलाकर पहले तो नबी सईस के साथ सख्य स्थापित किया। बाद में धीरे धीरे ज्यों-ज्यों उसकी उम्र बढ़ने लगी, त्यों-त्यों सखा के बदले एक एक करके सखियां जुटने लगी। यही नहीं, अब वह अपने पिता के लिखने पढ़ने के कमरे में भी दिखाई नहीं पड़ती थी। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार से कुट्टी ही कर ली थी। न जाने कितने वर्ष बीत गए और एक शरत काल आया। मेरी मिनी का विवाह संबंध निश्चित हो गया। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह होगा। कैलाश वासिनी के साथ मेरे घर की आनंदमयी भी पितृभवन में अंधेरा करके पतिगृह चली जाएगी। अत्यंत सुहावना प्रभात था। वर्षा के बाद शरद की नई खुली धूप ने जैसे सुहागे में गलाए हुए निर्मल सोने का सा रंग धार लिया हो। यही नहीं, कलकत्ता की गलियों के भीतर के घुटनदार जर्जर ईंटों वाले सटे हुए मकानों पर भी इस धूप की आभा ने एक अपूर्व लावण्य बिखेर दिया था। आज मेरे घर में रात बीतते न बीतते ही शहनाई बज उठी थी। वह बांसुरी मानो मेरे हृदय के अस्थि पंजर से क्रंदन करती बज रही हो। करुण भैरवी रागिनी मेरी आसन्न वियोग व्यथा को शरद की धूप के साथ समस्त संसार में व्याप्त कर रही थी। आज मेरी मिनी का विवाह था। सवेरे से ही बड़ी भीड़ भाड़ थी। लोग आ जा रहे थे। आंगन में बांस बांधकर मंडप ताना जा रहा था। घर के कमरों और बारामदों में झाड़ टांगने की ठक ठक आवाज हो रही थी। शोरगुल का अंत न था। मैं अपने लिखने के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका। न तो उसके पास वह झोली थी, न उसके वे लंबे बाल थे, और न उसकी देह पहले जैसी तेज थी। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब आया? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूं। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। कभी किसी खूनी को प्रत्यक्ष नहीं देखा। इसे देखकर सारा अंतःकरण जैसे संकुचित हो गया। मन हुआ आज के इस शुभ दिन पर यह आदमी यहां से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मैं कुछ व्यस्त हूं, आज तुम जाओ। बात सुनते ही वह तत्क्षण चले जाने को उद्यत हुआ। अंत में दरवाजे के पास पहुंचकर थोड़ा इधर उधर करके बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? कदाचित उसे विश्वास था मिनी अब भी वैसी ही होगी। मानो उसने सोचा हो मिनी अब भी पहले ही की भांति काबुली वाले कहती दौड़ी आएगी। उनकी उस अत्यंत उत्सुकतापूर्ण पुरानी हंसी विनोद की बातों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। यही नहीं, पुरानी मित्रता का स्मरण करके वह शायद अपने किसी स्वदेशीय मित्र से मांग जांच कर एक डिब्बा अंगूर और कागज के ठोंगे में थोड़ा सा किशमिश बादाम जुटा लाया था। उसकी वह अपनी झोली अब नहीं थी। मैंने कहा, आज घर में काम है, आज और किसी से भेंट ना हो सकेगी। वह मानो कुछ दुखी हुआ। चुपचाप खड़े खड़े एक बार स्थिर दृष्टि से उसने मेरे मुख की ओर देखा, फिर सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में न जाने कैसी एक व्यथा का अनुभव हुआ। सोच रहा था कि उसको वापस बुलवा लूं, तभी देखा कि वह स्वयं लौटा चला आ रहा है। पास आकर बोला, यह अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा।
उन्हें लेकर दाम देने के लिए मेरे तैयार होते ही उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ कस कर पकड़ लिया। बोला, आपकी कृपा बड़ी है, मुझे सदा याद रहेगी, मुझे पैसा मत दीजिए। बाबू, जिस तरह तुम्हारे एक लड़की है, उसी तरह देश में मेरे भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी मुन्नी के लिए थोड़ी बहुत मेवा लेकर आया हूं, सौदा करने नहीं आया। यह कहते हुए उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते में हाथ डालकर कहीं छाती के पास से मैले कागज का एक टुकड़ा निकाला और बड़े यत्न से उसकी तहें खोलकर दोनों हाथों से मेरे टेबल पर बिछा दिया। देखा, कागज पर किन्हीं नन्हे हाथ की छाप थी। फोटोग्राफ नहीं, तैल चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। कन्या के इस स्मरण चिन्ह को छाती से लगाए रहमत हर साल कलकत्ता के सड़कों पर मेवा बेचने आता। मानो उस सुकोमल नन्हे शिशु हस्त का स्पर्श मात्र उसके विराट विरही वक्ष में सुधा संचार करता रहता हो। देखकर मेरी आंखें छलछलाई। वह एक काबुली मेवा वाला है और मैं एक संभ्रांत वंशीय बंगाली। उस समय मैं भूल गया। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूं। वह भी पिता है, मैं भी पिता हूं। उसकी पर्वत गृहवासिनी नन्ही पार्वती की उस हस्तछाप ने मुझे भी अपनी मिनी का स्मरण दिलाया। मैंने तत्क्षण उसे भीतर से बुलवाया। अंतःपुर में इस बात पर बहुत सी आपत्तियां की गई, किंतु मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। लाल चेली पहने, माथे पर चंदन लगाए वधुवेशनी मिनी सलज्ज भाव से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर पहले तो काबुली वाला सकपका गया, अपना पुराना वार्तालाप नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी, तू ससुराल जाएगी? मिनी अब ससुराल का अर्थ समझती थी। इस समय वह पहले के समान उत्तर नहीं दे सकी। रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। जिस दिन काबुली वाले से मिनी की पहली भेंट हुई थी, मुझे उस दिन की बात याद हो आई। मन न जाने कैसे व्यथित हो उठा। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। आज उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी पुत्री भी इस तरह बड़ी हो गई होगी। उसके साथ भी नया परिचय ही करना होगा। वह उसे बिल्कुल पहले जैसी नहीं मिलेगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी, यह भला कौन जानता है। सवेरे के समय शरतकालीन स्निग्ध सूर्य की किरणों में शहनाई बजने लगी। रहमत कलकत्ता की किसी गली में बैठकर अफगानिस्तान के किसी मरु पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसे दिया। कहा, रहमत, तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। इन रुपयों का दान करने के कारण हिसाब में से उत्सव समारोह के 2-1 अंग छांट देने पड़े। जैसी सोची थी बिजली की वैसी रोशनी नहीं की जा सकी। फौजी बैंड भी ना आ सका। अंतःपुर में स्त्रियां बड़ा असंतोष प्रकट करने लगी, किंतु मंगल आलोक से मेरा शुभ उत्सव उज्जवल हो उठा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रविंद्रनाथ हैं। रविंद्रनाथ की एक कविता है समव्यथी। उसमें एक बच्चा अपनी मां से कहता है, मां, यदि खोका ना होए आमी हातिम कुकुर छाना। ए मां, अगर मैं तुम्हारा बेटा न हो करके कुत्ते का बच्चा होता और पीछे से आकर के तुम्हारे भात में अगर मुंह लगा देता, तो क्या तुम मुझे दूर दूर कर करके मार करके भगा देती? अगर तुम ऐसा करती तो मुझे अपने गोद से उतारो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं।
यदि मैं तुम्हारा बेटा ना होकर के एक तोता होता, पिंजड़े में मुझे बंद करके रखती तुम। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गोद से उतारो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। इस कविता का शीर्षक है समव्यथी, यानी समान व्यथा वाला। कहने का अर्थ है कि जितना प्यार आप अपने बच्चे से कर रहे हैं, उतना ही प्यार, वही प्यार एक तोते के बच्चे, एक कुत्ते के बच्चे से भी होना चाहिए। मानवीय करुणा का यह एक अद्भुत और सब उत्कृष्टतम रूप है कि जो मेरा है, जितना प्रिय वह मेरा है, उतना ही प्रिय दूसरा भी मुझे है। यह कसौटी है करुणा की, क्योंकि करुणा का उद्रेक जो है वह अपना पराया अगर देख कर आ रहा है तो वह करुणा नहीं है। तो इसी तरह रविंद्रनाथ और अन्य बड़े रचनाकारों की कहानियों के साथ हम समय समय पर आपके बीच आते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।